हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। पृष्ठ का संबंध पुस्तक से है तो आपको बताना है, ऑप्शन में दिया हुआ है। इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वही रियल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आंसर साथ साथ दिया हुआ है। तो पृष्ठ का संबंध पुस्तक से तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आकृति का संबंध विज्ञान से नहीं होता है। प्रश्न का संबंध उत्तर से नहीं है क्योंकि ये अपोजिट हो गया। संख्या का संबंध ज्यामिति से नहीं है। शब्द का संबंध अनुच्छेद से होता है क्योंकि अनुच्छेद से ही शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, गुना का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ गुना है तो इतना का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, जैसे ये 88 हो गया। उसके बाद माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड है तो मैंने डिवाइड दे दिया, और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का अर्थ जोड़ है यानी 26। अगर हम 11 से डिवाइड देंगे तो ये 8 हो जाएगा, इंटू 3 प्लस 26, और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 26 हो जाएगा, प्लस 24 होगा, और ये 26 को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पे हमें 50 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है सभी। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सभी। सभी में क्या होता है, इसमें एक छोटा सा डायग्राम दूसरे बड़े डायग्राम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ 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 कुछ। ठीक है, इसमें एक छोटा सर्किल दूसरे सर्किल के इस प्रकार चैन की तरह काटते रहेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको तीसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। इसमें होता है कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है? इसमें कोई भी फिगर एक दूसरे को टच नहीं करेगा, सभी के सभी क्या होंगे? दूर रहेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन है सभी कप प्लेट हैं, तो सभी वाला आ गया, तो सभी हमारा इस प्रकार से डायग्राम बनता है। अब आपका डाउट होगा कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो जिसमें सभी वर्ड लगा होगा वो छोटा हो जाएगा, तो सभी वर्ड लगा हुआ कप से, तो कप छोटा हो जाएगा, प्लेट बड़ा हो जाएगा। उसके बाद है कुछ प्लेटें गिलास है, सिर्फ प्लेट को बोला है, यानी प्लेट को हम इस प्रकार से काट देते हैं, ये हो गया गिलास। उसके बाद है सभी मग गिलास, यानी जितना भी मग होगा सब के सब गिलास है, यानी हम मग इसके अंदर डाल देंगे। छोटा सा मग है, गिलास के अंदर आ गया, तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष पहला है कुछ गिलास कप है, ये गिलास यहाँ पर है, कप यहाँ पर है, तो ये गिलास और कप में डिस्टेंस काफ़ी है क्योंकि ये फिगर जो है ये सिर्फ प्लेट को काट रहा है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ मग कप है, मग यहाँ पर है, कप यहाँ पर है, ये दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कुछ का मतलब क्या होता है? दोनों एक दूसरे को काटेगा तभी, लेकिन कप यहाँ पर है, मग यहाँ पर, इसलिए नहीं हो सकता। तो दोनों के दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। अब यहाँ पर इस श्रृंखला में देखिए क्या है, किसमें 3 सर्किल है। ठीक है, 3 सर्किल है, उसके बाद आगे में 2 सर्किल 1 वर्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद
फिर यहाँ पर क्या है, 2 वर्ग हो गया, 1 सर्किल हो गया। फिर यहाँ पर 3 सर्किल हो, 2 वर्ग हो गया और एक यहाँ पर छोटा सा सर्किल हो गया। उसके बाद फिर से 2 वर्ग के एक छोटा सा सर्किल है। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम 1 वर्ग होगा और 2 सर्किल होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई अंतर्निहित है। मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है ये चारों ऑप्शन में से किसी न किसी में छिपा होगा। ठीक है, तो पहला में देखेंगे कि ये वाला फिगर मेरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जैसे ये हमारा मिल गया, ये भी मिल गया, उसके बाद इस प्रकार से है, फिर यहाँ पर है ये, यानी ऑप्शन नंबर 1 में ही हमारा छिपा हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए गए तरीके से एक कागज को मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी। ठीक है, तो ये कागज है, इसको पहले इस प्रकार से मोड़ा गया, उसके बाद इसको फिर बीच से काट के इधर से मोड़ दिया गया, उसके बाद इसको फिर से के बाद ये फिगर हमारा इतना बन गया, फिर यहाँ से डिवाइड करके इधर से इसको मोड़ दिया गया। मोड़ने के बाद जब खुलेगा तो ये कैसा बनेगा, तो जैसे जैसे हम यहाँ मोड़ने गए हैं उसी प्रकार से खोलेंगे वापस। ठीक है, वापस खोलेंगे। अगर यहाँ पर एक सर्किल है तो ये बीच में एक सर्किल बनेगा, बाकी फिर वापस एक हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको समझाया है कि आपको 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, सभी वाला। तो सभी वाला मेरा फिगर इस प्रकार से बनता है, कुछ कुछ वाला फिगर इस प्रकार से बनता है, कोई नहीं होगा तो उसमें डायग्राम हमेशा दूर रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन है, सभी CPU मॉनिटर है। तो सभी वाला मेरा फिगर इस प्रकार से बनता है, और जिसमें सभी वर्ड लगा रहता है वो छोटा होता है, तो C से CPU हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मॉनिटर, तो ये मॉनिटर हो गया। आगे है कुछ UPS मॉनिटर है, यानी सिर्फ मॉनिटर को बोला है तो ये UPS हो जाएगा। ठीक है, UPS। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ CPU UPS है, तो CPU हमारा यहाँ पर है, UPS हमारा बहुत दूर है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है कुछ UPS CPU है, कुछ UPS CPU है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों को दोनों अलग है, इसका मतलब दोनों निष्कर्ष सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है, ना तो निष्कर्ष 1 है और ना तो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 8 दोस्त PQRST VW और Y एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह किए बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में है। R T के बाएं से तीसरे स्थान पर है, Y T का तुरंत पड़ोसी है, W S के दाएं से दूसरे स्थान पर है, S R का तुरंत पड़ोसी नहीं है, W और V के बीच केवल एक व्यक्ति है, Q W या V में से किसी का तुरंत पड़ोसी नहीं है। तो ये है सर्किल वाले सीटिंग अरेंजमेंट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप वहाँ से उठाएंगे जिसका स्थान 100% फिक्स हो, यानी उसका स्थान तुम्हें मालूम हो। तो पहले तो आपको एक सर्किल बना लेना चाहिए। ठीक है, टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल है 8 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और सभी का मुख किधर है, सभी का मुख है अंदर की ओर, यानी सर्किल के अंदर की ओर होगा। ठीक है, सभी का मुख केंद्र के अंदर की ओर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन में क्या करना है, आपको वहाँ से शुरू करना है जहाँ पर आपका 100% रियल हो। ठीक है, जब आपको 100% रियल स्थान मालूम हो जाएगा तभी आपको शुरू करना है। लिखा है कि R
टी के बाएं से तीसरे स्थान पर होगा। ठीक है, अगर हम ऐसे इधर की ओर जाएंगे तो यहाँ से हमारा ये लेफ्ट हो जाएगा, इधर जाएंगे इस प्रकार से तो ये हमारा राइट साइड हो जाएगा, और जब अपोजिट इधर से आएंगे तो उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, कितना कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो बोला है कि आर टी के बाएं से, अगर हम टी को सपोज करते हैं कहीं भी रख देते हैं, आर टी के बाएं से अगर हम आर को यहाँ रखते हैं, ठीक है, आर को अगर हम यहाँ रखते हैं तो टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो हम टी को यहाँ पर रख देंगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा, मैंने टी के बाएं तीसरे स्थान पर हो गया। उसके बाद है वाई टी का तुरंत पड़ोसी है, यानी कहने का मतलब होगा वाई यहाँ पर होगा और वाई यहाँ पर होगा। ठीक है, इसकी 2 स्थान फिक्स है क्योंकि हमारा क्योंकि वाई यहाँ पर है तो ये 2 स्थान फिक्स हो जाएगा, या तो वाई यहाँ होगा या तो वाई यहाँ होगा क्योंकि इसके पड़ोसी। उसके बाद है डब्लू एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, लेकिन ये हमें कंफर्म नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि एस जो है आर का तुरंत पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब एस जो है यहाँ पर नहीं होगा, एस यहाँ पर भी नहीं होगा। तो एस का स्थान हमें 1 और ये 1 2 खाली हो गया, यही दोनों पर बैठाएंगे। तो आगे लिखा हुआ कि डब्लू जो है एस के दाएं से दूसरे स्थान पर, अगर हम एस को यहाँ बैठाएंगे तो एस के दाएं डब्लू हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं बाकी सभी को मिटा देता हूँ। उसके बाद है, ये तो हो गया। उसके बाद W और V के बीच में केवल 1 है, अगर W यहाँ पर, इसका मतलब कि V हमारा यहाँ पर हो जाएगा, दोनों के बीच में 1 हो गया। उसके बाद अगर हम Y को यहाँ पर ना बैठाते, ठीक है, अगर हम Y को यहाँ पर ना बैठाते हैं, हम Y का स्थान दे दे रहे हैं यहाँ पर, ये Y हो गया। उसके बाद है कि Q W या V में से किसी का तुरंत पड़ोसी नहीं है, यानी Q ना तो यहाँ पर होगा और ना ही तो यहाँ पर होगा। Q होगा कहाँ पर, तो Q हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Y हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि W और V के बीच में कौन है, तो ये W मेरा यहाँ है, V मेरा यहाँ है, तो दोनों के बीच में R है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। तो ये है अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। तो आपको मैंने हमेशा बोला कि आपको ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए और सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आई लिखा हुआ तो आई का वैल्यू होता है 9, उसके बाद आपको 10 दिया हुआ है, के का वैल्यू होता है 11। ठीक है, उसके बाद ये जेड का वैल्यू होता है 26, उसके बाद ये 11, आर का वैल्यू होता है 18, ओ का वैल्यू होता है 15, उसके बाद 16 दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू होता है 17, एम का वैल्यू होता है 13, 14 आपको दिया हुआ है और ओ का वैल्यू होता है 15। मैंने सभी को नंबर में लिख लिया, 9 10 11 मतलब कि कंटिन्यू नंबर है, 15 16 17 कंटिन्यू, 13 14 15 कंटिन्यू, 26 के बाद 27 होना चाहिए लेकिन नहीं है, इसका मतलब कि ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 7 बच्चे ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में खड़े हैं, जी डी के दाईं ओर और बी के बाएं ओर है, ए सी के दाईं ओर है, ए और डी के बीच एक बच्चा है, एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, डी और एफ के बीच 2 बच्चे हैं, तो ठीक बीच में कौन है। इससे पहले मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट बताया था सर्किल में, अब ये जो है ये सीधी लाइन में बैठा हुआ है। इस प्रकार में क्या बोला, 7 बच्चे, इसका मतलब पहले हमें 7 बच्चे ले लेना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल 7 बच्चे हो गए। उसके बाद इसमें भी सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है कि आपको जो स्थान एकदम 100% फिक्स लगे वहीं से आपको शुरू करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है जो स्थान एकदम 100% फिक्स हो वहीं से आपको शुरू करना है।
जैसे पहला है कि जी डी के दाएं, यानी जी जो है डी के दाएं है, यानी डी का दाएं ये हो गया, डी के दाएं और अब यहाँ पर ये जो शब्द और लगा हुआ है ना, और बी के बाएं ओर है, और जो शब्द होता है ये दूर के लिए होता है, यानी तो बी के दूर कौन है, जी है, यानी जी जो है वो बी के बाएं ओर होगा, यानी ये बी के बाएं ओर हो गया जी। आगे लिखा हुआ ए सी के दाईं ओर है, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ, ये कंफर्म नहीं है, हमें पता नहीं कि ए और सी कहाँ बैठेगा। ए और डी के बीच एक बच्चा, ये तो कंफर्म है। अगर हम ए को यहाँ बैठाएंगे तो ए और डी के बीच में यहाँ पर दो बच्चा हो जाएगा, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो हमें ए को यहाँ पर बैठाना होगा, ए और डी के बीच में एक बच्चा हो जाएगा, बीच में खाली। इससे पहले क्या था कि ए जो है सी के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर है, तो ये सी के दाईं ओर हो गया। उसके बाद एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पर होगा, एफ जो होगा जी के दाएं, तो जी के दाएं इधर हो जाएगा, तो एफ यहाँ पर बैठ गया। अब उसके बाद यहाँ पर एक स्थान खाली कौन सा हो गया, तो यहाँ पर हमारा खाली हो गया ई। टोटल 7 व्यक्ति हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हो गया, तो मैंने सभी को बैठा दिया। उसके बाद आगे लिखा हुआ था कि डी और एफ के बीच दो बच्चे हैं, तो डी और एफ के बीच में दो बच्चे हैं, बिल्कुल के बिल्कुल सभी मैंने सही से बैठा दिया। अब क्वेश्चन है ठीक बीच में कौन है, तो 3 इधर से काट लेते हैं और 3 इधर से काट लेते हैं, यानी बीच हमारा ये हो गया डी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित कूट में लाइफ को इतना कोड किया गया है, तो बैड को कैसे कूटबद्ध किया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अल्फ़ाबेट वाले में आपको नंबर मालूम होना चाहिए। जैसे ये एल है, आई एफ ई, इसका कोड किया हुआ है भी एस पी ओ। बिना नंबर के आप इसे पता नहीं लगा सकते, इसलिए आपको नंबर मालूम होना चाहिए। एल का होता है 12, आई का होता है 9, एफ का 6, ई का 5, भी का होता है 22, एस का होता है 19, पी का होता है 16, ओ का होता है 15। अब नंबर से हम चेक कर लेंगे कि 12 से 22 हुआ, इसका मतलब है कि इसमें 10 ऐड हुआ। 9 से ये 19 हुआ, तो इसमें भी ये 10 ऐड हुआ है। ये 6 से 16 हुआ, यानी 10 और 6 16, 5 से 15 हुआ, यानी सभी में 10 ऐड हो रहा है। तो नंबर लिखने से हमें पैटर्न पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर सभी में 10 ऐड करना है। उसी प्रकार से बी ए डी बैड, इसका वैल्यू होता है 2, इसका 1 होता है, इसका 4 होता है। सभी में क्या करना है, 10 ऐड करेंगे, ठीक है। सभी में 10 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 2 12 हो जाएगा, ठीक है। और 10 1 11 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा। अब 12 का वैल्यू क्या होता है, एल होता है, 11 का के होता है, 14 का एन होता है, यानी एल के एन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो ये है नंबर सीरीज वाले रीजनिंग है। इस प्रकार के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का 3 तरीका। पहले आप चेक करिए, ध्यान से देखिए कि नंबर यदि धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वहाँ पर प्लस होगा, धीरे धीरे कम हो रहा है तो वहाँ पर माइनस होगा। एक बार नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, 90 से ये 96 कैसे हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पर ही 6 ऐड हुआ। फिर 96 से 5 कैसे हो, 105 कैसे होगा, तो यहाँ पर 9 ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये 12 हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये 15 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में सभी में देख रहे हैं कि 3 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब कि नेक्स्ट में हमें 18 ऐड करेंगे। तो 132 में 18 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तभी मैंने आपको क्या बताया कि पहले आपको नंबर चेक करना है कि नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, धीरे धीरे कम होगा तो माइनस करेंगे, और एक बार ज़्यादा बढ़ेगा तो स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये 33 है, 33 के बाद 45 है, 45 के बाद 69 है, 69 के बाद 105 है, 105 के बाद 153 है।
तो हमें देखने से पता चल रहा है कि नंबर यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ही अगर हम चेक करते हैं तो पहले हमें यहाँ पर ही 12 बढ़ा, फिर चेक किए तो 24 हो गया, इसका मतलब फिर 36 होगा, उसके बाद ये 48 होगा, उसके बाद लास्ट में हमें कितना जोड़ना है, तो 60 जोड़ेंगे। ठीक है, सभी में 12 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। जब 153 में 60 जोड़ेंगे तो 213 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एम, डी, आर, पी और क्यू सभी का वजन अलग अलग है। आर सिर्फ एम से हल्का है, यानी आर जो है सिर्फ और सिर्फ एम से हल्का है। ठीक है, जो हल्का होता है उसे नीचे लिखते हैं। तथा पी जो है क्यू और डी दोनों से हल्का है, यानी पी जो है क्यू और डी दोनों से हल्का है। ठीक है, इनमें से कौन सा दूसरा सबसे भारी है, सबसे भारी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्यू और डी हो जाएगा और यहाँ पर ये पी हो जाएगा। तो दूसरा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि आर जो है सिर्फ और सिर्फ एम से हल्का, इसका मतलब एम सबसे भारी हो जाएगा और दूसरे नंबर पे आर हल्का हो जाएगा, यानी दूसरे नंबर पर सबसे भारी पूछा जाए तो आर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का ज्ञात करें। जिसमें आपको आंसर 50 दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। ठीक है, क्या इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक निश्चित कूट में ब्रेड को 2 के रूप में और ट्यूसडे को 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दूसरी तरह सॉल्टिट्यूड कैसे लिखा जाएगा। जैसे अब यहाँ है ब्रेड है, तो ब्रेड में कितना है, ब्रेड में कितना अल्फ़ाबेट लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी 5 अल्फ़ाबेट की जगह आपको यहाँ पर 2 दिया हुआ है। उसके बाद ट्यूसडे में कितना है, 7 अल्फ़ाबेट है, तो 7 अल्फ़ाबेट की जगह 3 दिया हुआ है। सॉलिट्यूड में कितना अल्फ़ाबेट है, 9 है। तो कहने का मतलब है इसमें 2 बढ़ा, 5 2 7 7 2 9, इधर 1 बढ़ा, 2 1 3 और 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। अब यहाँ पर ही आपको दिया हुआ है सी जी के और इसका संबंध दिया हुआ है पी टी एक्स दिया हुआ। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट वाली रीजनिंग है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको हमेशा नंबर लिखना होगा। ठीक है, पी का 16 होता है, टी का 20 होता है, एक्स का 24 होता है। तो ये अगर हम 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 3 19 हो जाएगा। 20 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 11 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी दोनों को जोड़ने पर हमें 19 27 और 35 होना चाहिए। तो उसी प्रकार से डी है, जे है, एल है। ठीक है, तो डी का वैल्यू 4 है, जे का वैल्यू 10 है और एल का वैल्यू 12 है। तो हमें 19 लाना है ना, 19 लाने के लिए हम इसमें 15 जोड़ेंगे, 27 लाने के लिए हम 17 जोड़ेंगे, 35 लाने के लिए हम 25 कितना 23 जोड़ेंगे। अब सभी का 15 का मतलब होता है ओ, 17 का मतलब होता है क्यू, 23 का मतलब होता है डब्लू। ओ क्यू डब्लू ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी 3 तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करना, मीठा, खट्टा, कड़वा, विशिष्ट स्वाद। यानी तो कहने का मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, स्वाद है। तो स्वाद हमारा अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। फूल, गुलदस्ता। फूल का संबंध गुलदस्ता से, यानी फूल से ही गुलदस्ता बनता है,
ईंट से सड़क तो बनता नहीं है, घास से पेड़ होता नहीं है, न्यायाधीश में ही न्यायपीठ होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो को हमेशा बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि क्या होगा। अब आपको क्वेश्चन में दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब में 2 कंडीशन होता है। यदि आपका दर्पण इस प्रकार से खड़ा हो तो ये लेफ्ट और राइट चेंज होगा। यदि दर्पण हॉरिजॉन्टल रखा हो तो ये ऊपर और नीचे यानी टॉप और बॉटम चेंजिंग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि दर्पण किस प्रकार से है। तो दर्पण मेरा इस प्रकार से वर्टिकल है, इसका मतलब है लेफ्ट और राइट चेंजिंग होगा। अब ये लेफ्ट और राइट का मतलब लेफ्ट वाले वस्तु राइट में चला जाएगा। अब यहाँ पर ये फिगर में आगे 2 मुंह लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला मुंह उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला मुंह उठ के इधर आ जाएगा। तो ये तो है नहीं, सेम ये सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।